वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर का सेशन है हमारा और ये 3 अक्टूबर करंट अफेयर की बड़ी फैंटास्टिक क्लास है। देखिए आज के जो भी क्वेश्चंस बने हैं सारे के सारे आज आपके सामने होंगे, ठीक है, विद स्टैटिक पॉइंट्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का करंट सेशन। ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए जो जातीय जो जनगणना के बारे में जो चला हुआ था, सेंसस जो था हमारा, उसमें पहली बार जातीय जनगणना कंप्लीट हो चुकी है और वो किस राज्य ने की है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज एथनिक सेंसस डाटा। तो बताइए कौन सा है, कौन सा बना? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो बेटा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो आपके सामने जो चित्र है ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो आंसर तो आपको मालूम चल ही गया होगा, बिहार है ना? आंसर क्या है बेटा इसमें? बिहार। तो बिहार में जातीयगत जो जनगणना है वो हो चुकी है। 2 अक्टूबर को इसका डाटा जो है वो पेश कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को सारी जानकारी पब्लिक के सामने ये आ चुकी है। ओके, तो बेटा थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के अंदर कितनी टोटल सेंसस है, कितनी टोटल जनसंख्या है? ये टोटल जनसंख्या है लगभग 13.07 करोड़। ये टोटल जनसंख्या है किसकी? बिहार की। ओके, 13.07 करोड़। इसमें से कितनी आबादी किस किस की है उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। देखिए इसमें से 81.99% हिंदू है और इसमें से 17.70% इसमें मुस्लिम आबादी है। ये कौन है? इसमें हिंदू आबादी है बेटा और इसमें ये मुस्लिम आबादी है। ओके, ठीक है, याद रह गया आपको। टोटल जनसंख्या कितनी है? 13.07 करोड़ और इसमें से 81.99% इसमें हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी इसमें 17.70% इसमें मुस्लिम आबादी है। अब इसमें और भी देखिए, अगर हम जाति की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सी जाति की जनसंख्या है इसमें बिहार के अंदर? तो बेटा यादव जो यादव जाति है, यादव सबसे ज्यादा है बिहार के अंदर। अगर हम टोटल किसी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह ऐसे बात करते हैं तो सुनिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे अधिक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बेटा? 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी से भी जो नीचे आ जाते हैं उसका इतना है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी कास्ट। तो ओबीसी की कितनी बेटा इसमें? पिछड़ा वर्ग कितना होगा? पिछड़ा वर्ग कितना होगा? 27.13%, 27.13%। ये पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है। ये जनरल कास्ट कितना होगा? जनरल कास्ट कितना होगा? तो बेटा जनरल कास्ट इसमें मैं आपको बता दूं 15.52% है। कितना है? 15.52%। ये है जनरल कास्ट है, ठीक है, जनरल कास्ट इतना होगी। अब इसमें से और भी देख सकते हो आप, अनुसूचित जनजाति है इसके अंदर। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह आप कह सकते हो। अनुसूचित जनजाति कितना है बेटा? 1.68% एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। और इसके अंदर अनुसूचित जाति कितनी है? एससी कितना है इसके अंदर? बिहार के अंदर एससी कास्ट बिहार के अंदर है बेटा 19.65%। 19.65%। देखो मैंने सभी की जनसंख्या का परसेंट मैंने आपको सामने रख दिया। यहां पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी में ही एक आता है
ओबीसी से भी डाउन, उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा आदमी रहते हैं बिहार के अंदर 36.01%। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.13% ओबीसी है। जनरल कितना है 15.52% है, जनरल कास्ट है। एसटी कितना है 1.68% एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। एससी शेड्यूल्ड कास्ट कितना है, ये है बेटा 19.65% है ना। टोटल कितनी जनसंख्या है बिहार की 13.07 करोड़, इतना टोटल है। ये था बिहार का सेंसस आपके सामने, सभी तरह की जानकारी आपके सामने। अब और देखिए, मैं थोड़ा सेंसस के बारे में और आपको बताऊं, सुनिए बेटा। भारत के अंदर सबसे पहली सेंसस कब हुई थी? भारत के अंदर सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? भारत के अंदर सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में। सुनिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1872 में, ठीक है। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की पहली जनसंख्या जनगणना 1872 में हुई थी बेटा। किसने कराई थी? ये कराई थी लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मेयो करो इसको, लॉर्ड मेयो, मैकाले नहीं, ये तो अंग्रेजी के सूत्रधार थे भारत के अंदर, तो ये हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो बेटा। लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में सबसे पहले सेंसस इस आदमी ने कराया था, ठीक है। भारत में सबसे पहली जो जनगणना है भारत में, वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट की थी। लेकिन बेटा ये नियमित नहीं थी, ये नियमित नहीं थी। जो रेगुलर जो चली बेटा, जो रेगुलर चली वो कब चली? वो बनी 1881 में। फर्स्ट रेगुलर, फर्स्ट रेगुलर, फर्स्ट रेगुलर, पहली नियमित, फर्स्ट नियमित कब चली? 1881 में। किसने कराई? लॉर्ड रिपन ने कराई, लॉर्ड रिपन ने कराई, ठीक है, भारत के अंदर। और ये रेगुलर थी, हर 10 साल में जनगणना होने लगी 1881 के बाद। अभी 2011 तक लगातार एवरी 10 ईयर में, हर 10 साल में जनगणना होती रही है। अभी 2021 में नहीं हुई क्योंकि कोरोना चला हुआ था, तो हो सकता है अभी अगले साल 2024 में जनगणना भारत के अंदर हो जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखिए, सभी आंकड़े, सभी डेटा मैंने आपके सामने रख दी। भारत में पहली जनगणना अगर पूछा जाए तो 1872 में बाई लॉर्ड मेयो। लेकिन फर्स्ट रेगुलर, फर्स्ट नियमित जो थी वो 1881 में बाई लॉर्ड रिपन, जो हर 10 साल में होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? किसे प्रदान किया जाएगा? हु विल द अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द ईयर 2023। देखो बेटा 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे। 2023 का जो अवार्ड है वो 10 दिसंबर को विस्तृत होगा और इसमें नोबेल प्राइज में 8 करोड़ रुपए का जो प्राइज है वो मिलता है। कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं? 8 करोड़ रुपया दिया जाता है। ये ध्यान रखना। कौन देता है बेटा? ये स्वीडिश देता है, स्वीडिश बैंक, स्वीडिश बैंक या स्वीडन या स्वीडिश बैंक आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब सुनिए, ये मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार बेटा इसकी घोषणा कर दी गई है, अक्टूबर में इनकी घोषणा कर दी जाती है। तो बेटा अक्टूबर के अंदर जो नोबेल प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनकी घोषणा अक्टूबर में करते हैं और दिसंबर में 10 दिसंबर को ये प्राइज दे दिए जाते हैं। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार बेटा 2023 का किसको मिला है? ये मिला है कैटालिन कारिको और डू विस्मैन, और डू विस्मैन इनको मिला है। जो कैटालिन कारिको है ये कहाँ की बेटा? ये हंगरी की है। कहाँ की है? हंगरी की। ये बंदा डू विस्मैन कहाँ का है? ये यूएसए का है, ठीक है, अमेरिका के। ये अमेरिका के हैं और ये हंगरी की है, ठीक है। ये दोनों के दोनों बड़े महान वैज्ञानिक हैं। 1990 में 1990 में 1990 में 1990 में
इनकी मुलाकात हुई, तब से ये साथ में काम करते हैं और बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कमाल किया है अभी मेडिसिन में, ठीक है। तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज इनको मिला है। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने बेटा सबसे तेज जो अपना जो कोरोना वैक्सीन जो बनाने का रिकॉर्ड है वो इनके नाम है, ठीक है। कोरोना वैक्सीन इन्होंने बनाई थी और इन्होंने बहुत सारे आदमियों की जान बचाने में उसमें अहम योगदान है। किनका, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन का, है ना। तो बेटा ये अभी इन्होंने एक काम और किया है, mRNA, देखिए mRNA, ये एक ऐसी चीज है जिससे ये लोग और भी जल्दी बहुत ही फास्ट कोरोना वैक्सीन ये बना सकते हैं, है ना। बहुत जल्दी वैक्सीन इससे तैयार हो जाती है। ये आरएनए, इसमें एक चीज आपको देख रहे हो, ये आरएनए जो दिख रहा है ये हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। और हमारी ब्लड सेल्स जब भी कोई बाहरी वायरस वगैरह जो भी हमारे अंदर जो शरीर में घुसता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये ज़्यादा प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो उसको एक एक्टिव किया है इन्होंने, बहुत ही फास्ट इस को कर दिया है। इसने जो प्रोटीन बनाएगा ये बहुत ही फास्ट प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो ये कारनामा करके दिखाया है किन्होंने, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन ने, ठीक है ना। इसके द्वारा ये बहुत तेजी से वैक्सीन बना सकते हैं, है ना। mRNA के द्वारा बहुत तेजी से ये वैक्सीन बनेगी और इसका लाभ पूरे वर्ल्ड को मिलेगा। तो ये कोरोना के टाइम में ये लगे हुए थे, इन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई और अब इन्होंने एक और कारनामा किया, ये बहुत ही फास्ट वैक्सीन ये बनाने का ये लिए जाने जाएंगे दोनों के दोनों, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन, ठीक है। तो इनको अभी मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया 8 करोड़ रुपया, जिसमें इनको मिलेगा। कब मिलेगा? 10 दिसंबर को मिलेगा। अब बात करते हैं इसे नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज बेटा, नोबेल प्राइज फर्स्ट टाइम 1901 में दिए गए थे। नोबेल प्राइज कब से दिए जाते हैं बेटा? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 1901 में। कब से दिए जाते हैं? 1901 में ये दिए गए थे। सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिए जाते हैं? सुनिए, 1901 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है। कितनी फील्ड में दिए जाते हैं? सुनिए, सबसे पहला दिया जाता है मेडिसिन में, फिर दिया जाता है फिजिक्स में यानी भौतिकी में, भौतिकी यानी फिजिक्स, फिर दिया जाता है रसायन में, रसायन यानी अपनी केमिस्ट्री में। यहां मेडिसिन का बोले तो यहां पर मैंने लिखा था चिकित्सा, चिकित्सा का, भौतिकी का, रसायन का, तीनों को इंग्लिश में देखिए, ये मेडिसिन का है, ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है, ओके। इसके बाद हम और देखते हैं, 6 फील्ड में दिए जाते हैं बेटा। लिटरेचर में, लिटरेचर में सुनिए, लिटरेचर में यानी साहित्य में, साहित्य में, ठीक है। फिर दिया जाता है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है अर्थशास्त्र में, ओके। और छठा दिया जाता है बेटा पीस में, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो बेटा ये 6 फील्ड में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज, ठीक है। और भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज कब आया था? भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज बेटा कब आया था, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए किसकी पुस्तक? रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के लिए भारत में पहला नोबेल प्राइज था ये, ठीक है। तो ये दिए जाते हैं किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। भारत में लास्ट जो नोबेल प्राइज आया वो 2014 में कैलाश सत्यार्थी के लिए था, जो कि प्रॉपर भारत के हैं। भारतीय मूल के तो कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनको मिल चुका है जो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर भारत में रहते हैं, भारत के हैं, भारत में ही निवास स्थान है, तो बेटा वो कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में मिला शांति का, पीस का नोबेल प्राइज लास्ट टाइम 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और उनके साथ साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला, जो कि विश्व में सबसे कम उम्र की जो लड़की हैं उनको मिला था, विश्व की सबसे छोटी उम्र की लड़की मलाला यूसुफजई को, है ना, पाकिस्तान की, जिन्होंने वहां की महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए काफी कुछ योगदान किया। उनको गोली भी मार दी गई तब भी वो वहां पर नहीं रुकी, ठीक है, इतना बड़ा योगदान था उनका वहां पर, ठीक है। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह पहला भारतीय
कौन सा खिलाड़ी है जिसने एशियन गेम्स में पुरुषों के 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन मेंस 300 मीटर स्टीपल चेज एट द एशियन गेम? ये लड़का जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इसने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेटा। ये लड़का है अविनाश मुकुंद सावले। अविनाश मुकुंद सावले। देखो इन्होंने ये जो रेस है ना, इन्होंने बेटा ये जो रेस है ये अभी पूरी की है लगभग ये 3000 कर लेना बेटा, इसको 3000 मीटर करना है, इसको आपको 3000 मीटर आपको करना है ये, ठीक है। और इन्होंने जो ये रेस है ना बेटा, ये 8 मिनट 19 सेकंड में लगभग पूरी की है, ठीक है। 8 मिनट 19 सेकंड में लगभग पूरी की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 8 मिनट 22 सेकंड का। ये रिकॉर्ड नाम था ईरान के खिलाड़ी के पास, ठीक है। ईरान के खिलाड़ी के पास बेटा ये रिकॉर्ड था। और अब की बार अविनाश मुकुंद सावले ने एशिया का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये 3000 मीटर की जो रेस है बेटा, ये इन्होंने 8 मिनट 19 सेकंड में पूरी कर ली है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो ये रिकॉर्ड इनका तोड़ दिया है भाई। किसने तोड़ दिया है? अविनाश मुकुंद सावले ने तोड़ दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए एशियन गेम में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, बहुत सारे मेडल्स हमारे आ चुके हैं, अभी आने बाकी हैं। अभी और भी जो कि इंडिविजुअल जो गेम्स हैं अपने अपने, उसमें अभी चीजें बाकी हैं। हमारे रेसलिंग अभी बाकी है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे कुछ गोल्ड मेडल जरूर आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो बेटा ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, देखो ये ऊपर ये सोलर पैनल लगा रखे हैं। ये 16000 सोलर पैनल लगाए यहाँ पर। कितने? 16,000 सोलर पैनल हैं यहाँ पर, ठीक है। 16,000। और इनसे जो स्ट्रीट लाइट है ना, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होंगी, इनको भी, यहाँ जो स्ट्रीट लाइट होंगी इनको भी यहाँ से रोशनी मिलेगी, ओके। स्ट्रीट लाइट भी चमक उठेंगी। और ये कहाँ पर लगा है बेटा? ये लगा है हैदराबाद में। हैदराबाद में 16,000 सोलर पैनल लगाए जाएंगे, साइकिलिंग जो ट्रैक है वहां पर, ओके। बात समझ में आ गई? हैदराबाद का मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊं। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद है बेटा मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद है बेटा मूसी नदी के किनारे, ठीक है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। और मूसी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? मूसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे। मूसी किस नदी की सहायक नदी है? मूसी किस नदी की सहायक नदी है ना? सहायक नदी ही इसका क्वेश्चन। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। मूसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मूसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कौन सी नदी की सहायक नदी है मूसी? कौन सी नदी में जाकर ये मिल जाती है? इसका आंसर आप लोग मुझे देके बताओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। याओगन 3304 जासूसी उपग्रह है ये। इसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड याओगन 3304 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना? आंसर है बेटा चाइना। ये चाइना के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। एशियन कंट्री है, एशिया के अंदर, ओनली इन एशिया, एशिया के अंदर सबसे बड़ा देश एरिया वाइज वो चाइना होगा। ओनली इन एशिया अगर बड़ा देश पूछा जाए तो चाइना होगा बेटा आंसर, ओके। चाइना ने अभी ये लॉन्च कर दिया गया, चाइना के द्वारा। चाइना की मैं थोड़ी सी बात करूं, सुनिए इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं। चाइना ने बेटा ये गोबी डेजर्ट से लॉन्च किया है। कहां से? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट बेटा, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल से चाइना ने इसको लॉन्च किया है। गोबी मरुस्थल जो है, गोबी डेजर्ट, ये एशिया का बिगेस्ट डेजर्ट है। एशिया का बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा? गोबी डेजर्ट है, जो कि मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। उसी गोबी डेजर्ट से चाइना ने ये जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर दिया है। एशिया की सबसे लंबी नदी बेटा यही है। एशिया की सबसे लंबी नदी चाइना के अंदर है यांगसी। यांगसी। एशिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बेटा वो चाइना के अंदर ही है, कुनलुन। कुनलुन, ओके।
इतनी सारी चीज़ें चाइना के अंदर। देखिए चाइना के अंदर मैं अभी बोल रहा हूँ, सभी बच्चे फास्ट लिख लेंगे इन चीज़ों को। चाइना के अंदर दुनिया में सबसे अधिक पिछली बार गोल्ड का प्रोडक्शन चाइना के अंदर था, तो गोल्ड के अंदर भी, गोल्ड के मामले में भी चाइना फर्स्ट है। टोबैको के मामले में चाइना फर्स्ट है। कॉटन यानी कपास में भी चाइना फर्स्ट है। कोल्स में भी चाइना फर्स्ट है। राइस में, व्हीट में, है ना, राइस, व्हीट, कॉटन, कोल, इन सब के अंदर चाइना फर्स्ट है। वर्ल्ड में फर्स्ट है बेटा। ये तो चाइना इसलिए ऐसे आगे नहीं निकला, बहुत आगे जा चुका है वर्ल्ड में चाइना। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई सबको आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है? तो बेटा ये अभी कर दी गई है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल अभी हैदराबाद है, तो हैदराबाद में वहां पर घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? ये कर दी गई है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या होगा? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय, ये जनजातीय विश्वविद्यालय बेटा, इसमें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनजातीय जो होंगे एसटी, उनके लिए होगा ये। और इसने यहाँ पर 900 करोड़ की लागत से ये बनेगा। 900 करोड़ की लागत से ये बनेगा। ठीक है, कहां पर? तेलंगाना के अंदर। यहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाने की घोषणा भी कर दी। अभी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाने की घोषणा भी श्री नरेंद्र मोदी ने अभी वहां पर कर दी है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना भारत का सबसे लास्ट में बना राज्य है। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। ठीक है, 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। बात समझ में आ गई? तेलंगाना को अब ऊंचा उठाया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड तेलंगाना में बनेगा। 900 करोड़ की लागत से यहां पर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन जिसे WHO ने हाल ही में मंजूरी दे दी है, अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये है क्या चीज? ये किससे संबंधित है? ये जो वैक्सीन है ये कौन से रोग से संबंधित है? कौन सी बीमारी का इलाज इससे होगा? ये होगा बेटा मलेरिया का। किसका? मलेरिया। छोटे बच्चों में जो मलेरिया होता है उसके लिए उसकी रोकथाम करेगी ये मार्केट में आ जाएगी 2024 तक। 2024 तक ये मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण करने का कार्य जो कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। भारत की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इसका निर्माण करेगी भारत के अंदर। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो जेनर इंस्टीट्यूट है वो वहां पर काम करेगा। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में इसका निर्माण करेगा और ये 2024 तक आ जाएगी वैक्सीन। ठीक है, बच्चों की मलेरिया को ठीक करने की वैक्सीन है। इसकी लागत, इसकी कीमत लगभग हो सकती है $2 से $4 तक। $2 से $4 तक इसकी वैक्सीन हो सकती है। मलेरिया किस चीज से होता है? मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर, जो कि देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर है। जो दिव्यांग बोले तो बेटा जो बच्चे डिसेबल होते हैं सामान्य काम करने में, है ना, जो थोड़े से अपाहिज होते हैं, उन बच्चों के लिए ये होता है दिव्यांग खेल सेंटर। ये किस राज्य में है? ये देखो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है, तो ये कहां पर होगा? ये मध्य प्रदेश में होगा बेटा। ठीक है, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। तो ग्वालियर में ये होगा। मध्य प्रदेश की बात आई है तो यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकल जाती हैं? मैं यहाँ पर बात करूँगा रिवर्स की फिलहाल। तो क्योंकि ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, टाइगर्स के बारे में मैं पिछली क्लास में भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ बेटा। इस क्लास में मैं मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों के बारे में आपके सामने मैं पॉइंट रखता हूँ। तो यहाँ से नर्मदा नदी, ठीक है, यहाँ से सोन नदी, यहाँ से बेतवा नदी, यहाँ से
चंबल नदी, यहाँ से केन नदी, यहाँ से ताप्ती नदी, इतनी सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल जाती हैं और भी निकलती हैं। यहाँ से सिंध नदी भी, काली रिवर भी, सिंध भी है ना, केन नदी भी, सिंधु नहीं सिंध, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, केन, ताप्ती, ये सारी नदियां, माही नदी भी यहाँ पर आप कह सकते हो, ये सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल जाती हैं। मध्य प्रदेश में 2 मंदिर हैं, 64 योगिनी मंदिर और खजुराहो मंदिर, ये बहुत मेन मंदिर हैं। है वहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश के पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर मैं टाइगर की फिर इंफॉर्मेशन दे दूं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व सेंचुरी सबसे ज़्यादा है ना, भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी मध्य प्रदेश में है। तो बहुत सारी चीज़ें में मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर 1973 में आया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किन 2 देशों ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? तो बेटा अलास्का की बात है तो अमेरिका तो होना ही है। अब देखिए किन 2 देशों ने, तो अमेरिका तो होना ही है, तो साथ में इंडिया होना है। इंडिया में हम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इंडिया और अमेरिका जरूर होगा, है ना। तो आंसर क्या है? अमेरिका और इंडिया। अब अलास्का की बात करते हैं बेटा। अलास्का पहले शुरू में पार्ट किसका था? रसिया का। रसिया ने अलास्का दिया यूएसए को, ठीक है ना। तो अभी ये यूएसए का पार्ट है अलास्का। अलास्का बहुत बड़ा पार्ट है यूएसए का, ठीक है, जो कि कनाडा के वेस्ट में है। कनाडा कंट्री के वेस्ट में स्थित है अलास्का, है ना। ज्यादातर इसका पार्ट लगता है कनाडा को, लेकिन हिस्सा किसका है, ये पार्ट किसका है? यूएसए का। अलास्का में चलता है बेटा हॉट ओशियन करंट, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हॉट ओशियन करंट, है ना। गर्म महासागरीय जलधारा, गर्म महासागरीय जलधारा कौन सी? अलास्का की। अलास्का की कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है बेटा। समुद्र का पानी हमेशा गति में होता है, हमेशा वो फ्लो करता है। इन नदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज समुद्र का पानी घूमता है, इन सदर्न हेमिस्फीयर समुद्र का पानी घूमता है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में समुद्र का पानी चलता है क्लॉकवाइज, वो सामने आगे बढ़कर अपने राइट में मूव कर जाता है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़कर अपने राइट में घूम जाएगा समुद्र का पानी, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके, और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में समुद्र का पानी आगे बढ़कर अपने लेफ्ट में मूव कर जाएगा इन सदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो समुद्र का पानी ओशियन करंट फ्लो होता है इन नॉर्दर्न ओशियन फ्लो, डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। इन सदर्न हेमिस्फीयर ओशन करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में नीचे घूमता है। तो वहीं पर कुछ गर्म जलधाराएं होती हैं, कुछ ठंडी जलधाराएं होती हैं, जिसमें से अलास्का के पास जो समुद्र का पानी चलता है वो गर्म पानी होता है बेटा। इस तरह से ओशियन करंट का जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस भी बहुत जल्दी इसमें सीक्वेंस वाइज स्टार्ट कर दूंगा। कर रखी है वैसे मैंने, लेकिन काफ़ी समय हो गया ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लासेस में मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी नहीं डाली है, क्योंकि करंट पे फोकस है बेटा पूरी तरह से, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर बिल्कुल सामने है, जहां पर करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके ज़्यादा आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कुटुंब श्री संस्था द्वारा होस्ट किया गया थिरके स्कूलिल अभियान कहां प्रारंभ हुआ? तो बेटा ये अभियान कहां प्रारंभ हुआ? ये अभियान प्रारंभ हुआ केरला में। केरला में ये जो आप लेडीज देख रहे हो ना बेटा, ये जो लेडीज देख रहे हो, ये लेडीज ये जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनके लिए दोबारा से ये स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। ये बहुत बड़ी लागत पर है, बहुत बड़ा एक कार्य किया गया है बेटा केरला के अंदर, ठीक है। केरला वैसे ही लिटरेसी रेट में भारत में सबसे आगे हैं, लेकिन अब ये और भी एक बड़ा कदम है, जो स्कूल छोड़ चुकी जो महिलाएं हैं उनके लिए, उनको दोबारा से वहां पर बुलाया जाएगा और स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। स्कूलिल अभियान है ये, कहां पर? केरला के अंदर। केरला के चीज बारे में मैं बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट में पहले बता चुका हूं, फिर से बता दूं। यहां पर पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है ना, और यहां पर पराम्बीकुलम ये भी नेशनल पार्क है, पराम्बीकुलम, ठीक है। केरला में मोहिनीअट्टम,
मोहिनी अट्टम, कथक कली, ये दोनों के दोनों यहाँ क्लासिकल डांस हैं केरला के अंदर। ओके, एक ग्राम पंचायत एक खेल का मैदान, ये योजना केरला में स्टार्ट की गई। लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे है, सेक्स रेशो में केरला सबसे आगे है ना। केरला के अंदर ही भारत की सबसे पहले रेनफॉल केरला के अंदर मालाबार तट पर भारत में सबसे पहले होती है। फर्स्ट यूरोपियन पर्सन जो कि कौन थे, वास्को डी गामा, वो भी केरला में सबसे पहले आए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा केरला जिनमें फर्स्ट है, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल यहीं पर है। भारत का सबसे रिचेस्ट टेम्पल, सबसे अमीर मंदिर भी केरला में है। कौन सा? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मलयालम यहाँ की भाषा है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। अगली जो क्लास आपको मिलेगी ना बेटा, वो भारत के अंदर जितने भी ऑपरेशन हो चुके हैं, भारत के या भारत के बाहर के, और सुनिए 2021 से 2023 तक के जो भी ऑपरेशन है, सुनिए 2021 से 2023 तक जो भी भारत ने किसी भी देश के साथ जो मिलकर ऑपरेशन किए हैं, जैसे किसी देश में भूकंप आया तो भारत ने वहां पर जाकर उस देश की हेल्प की है, तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, इस तरह के ऑपरेशन है ना, कौन सी कंट्री में कौन सा ऑपरेशन भारत ने किया है। ये 2021 से 2023 तक के सभी ऑपरेशन अगली क्लास में आपको जरूर मिलेंगे, जरूर देखना, बहुत ही फैंटास्टिक क्लास होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।